हेलो एवरीवन, आप लोग का एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के वर्ग दशम के एक एक करके जो प्रश्नावली है, सारे प्रश्नावली को बारीकी रूप से और अच्छे तरीके से जो कि आप समझ पाएँ और अच्छे ढंग से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज आप पहुँच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के VVI सारे क्वेश्चन के साथ साथ प्रश्नावली को सरल करने के लिए। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग इसके प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली 1.1.2 ये भी आपका आता है 1.2 जो है पूरा वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग अपने प्रश्नावली 1.2 की ओर। एक प्रश्न है जिस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, हमको कह रहा है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास संख्या दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं संख्या क्या क्या है। आपका पहला नंबर जो है 140 है, 140। तो मैं अगर बना दूं आपका एक प्रश्न, तो हमको पूरा आशा है कि आप दूसरा प्रश्न भी आसान तरीके से बना सकेंगे। तो मैं इस एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को सरल कर रहे हैं। आप इसी रूप से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे प्रश्नों को आप बारीकी रूप से सरल करने में सक्षम और दक्ष होंगे। तो चलिए पहला हम प्रश्न को बनाते हैं। पहला कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंडन करना है और इनको 140 को अभाज्य गुणनखंड के खंड रूप को इनको बताना है, अर्थात इनमें बता रहा है गुणनफल के रूप में हमें बताइए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि आप एलसीएम लेते थे उसी तरह इसको हम लोग बना देंगे। जैसे 2 से खाया तो इसको क्या कहेंगे, 70 कहेंगे। इसको 2 से खिलाएंगे, इसको 35 कहेंगे। और इसको 5 से खिलाएंगे, इसे 7 कहेंगे। और ये 7 से खिलाएंगे तो आपके पास 1 आ जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया मेरे पास, वो क्या क्या आया है। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या इसको ये भी लिख सकते हैं 1 2, तो 2 लिखेंगे। अब गुना 5 पे पावर 1 है तो 1, और 7 पे पावर 1 है तो 1। ये आपका यहाँ पर हम लिखेंगे कि 140 का गुणनफल इस रूप में है 2 दी पावर 2 और 5 दी पावर 1 इंटू 7 दी पावर 1। इस रूप में आपका आंसर हो गया। इसी रूप से आपके पास जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को बारीकी से और अच्छे ढंग से बनाएंगे, आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान देना है कि जब भी आप इस गुणनखंड को तैयार करेंगे तो यह बात का ख्याल रहे कि क्रम से आपको खिलाना है। तो जैसे 2 से खिलाएं, 3 से खिलाएं, 4 से खिलाएं, 5 से खिलाएं। जिन संख्याओं से खा रही है तो क्रम रूप से खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले 2 से नहीं डायरेक्ट 5 से खिला दिए, 7 से खिला दिए, ऐसे नहीं करना है। अगर करते भी है तो आपको क्रम रूप में लिखना होगा, ठीक है। इस पर इसको इस रूप में लिखना है। सबसे छोटा कौन सी संख्या है उसके पावर रूप में लिख करके हमें गुणनफल रूप में बताना था। तो पहला प्रश्न ये था और मैंने पहले प्रश्न को बारीकी से और अच्छे ढंग से मैंने बताया। आप ज़रूर इसको समझ गए होंगे। अब आपके पास आता है इसका दूसरा प्रश्न जो है इस रूप में है। तब तक आप इसे देखें। अभी हमने जो हमने क्या देखे कि इस प्रकार से हमारे पास जो सवाल था, मैंने एक सरल किया, आपके पास और जो बच गया था वो आपका 1 2 3 4 बच गया। तो आप चारों प्रश्न को सरल कर लीजिएगा। एक मैंने बनाया और टोटल दिया था 5 में 1 हमने क्लियर किया और 4 आपको बनाना होगा। और आप इसको चारों को इसी रूप से खंडन करेंगे। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। यह हमसे पूछ रहा है और इसमें से कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न को हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया है। पहला प्रश्न है कि 26 है और 26 और 91, इसका हमको निकालना है। क्या क्या निकालना है? HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, दी गई संख्या हमें है, दी गई संख्या A का मान मेरे पास 26 है और B का मान 91 है। आप इसको यूक्लिड विभाजन के द्वारा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये जो सेक्टर है इसमें गुणनखंड है, अर्थात हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा ही सरल करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि A का जो वैल्यू है उसको जब हम फैक्टर रूप ज्ञात करते हैं तो क्या आता है। तो जब फैक्टर रूप ज्ञात करते हैं तो एक आपको बताए थे कि रफ कर लेना था। एक रफ जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है? 26 आ रहा है और 26 का क्या वैल्यू करेंगे हम लोग? तो भाई सबसे पहले 2 से खा रहा था, 2 गुना 13 और कौन है? 91 है। 91 का ज्ञात करते हैं तो क्या क्या आ रहा है? 7 गुना 13, 13 91 हो रहा है। इसका मतलब हम लोग का खंडन जो करेंगे यहाँ पर क्या आ गया? आ रहा है 2 × 13 और B का खंडन क्या आ रहा है? आ रहा है 7 × 13। अब देखिए इसका हमको आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी दिया है शायद। इसको आप इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कर देना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर हम लोग लिखेंगे 7 गुना 13। अब देखिए इसमें जो उभयनिष्ठ गुणांक होते हैं वही आपका HCF हो जाता है। तो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणांक कौन है? 13 है। कौन है? 13 है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि 26 और 91 का HCF जो है वो कितना हो गया? 13 है। कितना है? 13 है। अब हम लोग LCM ज्ञात करेंगे। LCM के लिए जब LCM के लिए लिखते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं? LCM इक्वल टू क्या जानते हैं कि एक संख्या अगुना दूसरी संख्या अब बटे दोनों संख्याओं का HCF। नहीं, यही जानते हैं HCF। तो LCM बराबर A का मान मेरे पास दिया था 26 और B का मान दिया हुआ है 91। अब इन दोनों का HCF आया कितना है? 13। अब देखिए 13 आया हुआ था, अब 13 कह सकते हैं 91। अब आपके पास LCM आ गया, कितना आ गया? 26 गुना 7। तो आप इसको गुना कर सकते हैं, आपके पास कितना हो जाएगा? 7 × 42, 4 बच गया बाकी, और 7 × 28, 7 दूनी 14 और 4 18। तो आपके पास LCM का जो वैल्यू आ गया, आपके पास LCM का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पर लिखेंगे कि 26 और 91 का LCM 182 है तथा LCM हो गया HCF देखिए 13 है। अब हमको कह रहा है जांच। क्या कह रहा है? जांच। तो जांच में हमने क्या बताया था कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या और HCF गुना LCM होता है।
अब एक का मान आपके पास 26 है, अब बी का मान 91 है, एचसीएफ का मान 13 है और एलसीएम का मान 182 है। जब आप इसको गुना करते हैं तो आपके पास देखिए क्या आता है। तो आपके पास रफ था, यहाँ पर रफ में जैसे ही करते हैं कि 26 गुना 91, तो 1 से गुना करेंगे तो 26 से हो जाएगा। 9 से करते हैं, 9 6 का 54 और बाकी बचल 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23। देखिए अब आपके पास कितना हो गया, आपने इसको गुना किए, 9 6 का 54, 4 हो गया, बाकी बचल 5 हो गया और क्या हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 हो गया, 6 हो गया और ये 23 हो गया। आपके पास इधर का जो वैल्यू आया वो आया 23 66 और इधर से गुना करते हैं इस वाले को तो आपके पास 13 मल्टीपल 182 गुना 13 कर दो, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 8 तिया 24, बाकी बचल 2, 3 1 का 3 है, 3 2 5, एक घर बीट करेगा 2 8 1 6 6 और ये 3 और 2। क्या आपके पास दोनों तरफ बराबर आया क्या? हाँ सर, आप कहेंगे यस सर बराबर आया। जैसे ही यहाँ पर LHS और RHS ठीक है बराबर आया तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रूव्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रूव्ड। इसका मतलब है कि मेरा ज्ञात किया हुआ HCF और LCM दोनों सही है। अगर सही नहीं होता तो हम लोग का जांच क्लियर नहीं हो पाता। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न संख्या 2 है, 2 नंबर में 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 प्रश्न में से एक प्रश्न को मैंने क्लियर किया। आपको इस रूप से पूरा बारीकी से बनाना होगा। तो आप 2 प्रश्न को और बना लेना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तब तक आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख ले और स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं बच्चों हम लोग तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखिए हमको किस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहला प्रश्न देखिए मेरे पास दिया है 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो एक प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। पहला है कि 12 है, 15 है और 21 है और 21 है। इन प्रश्नों को हम सरल करते हैं। इसमें भी आपको टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न को हम हल करते हैं, बाकी के बचे हुए 2 प्रश्न आप इसको इस नियम से जैसे हम बना रहे हैं इसी नियम से आपको और 2 बनाना है। तो चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न को हम लोग समझ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 12 15 और 21 को आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हमने 12 और 15 और 21 इन सभी का आवाज गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो जैसे ही आवाज गुणनखंड करते हैं तो 2 से इसमें भाग देते हैं तो 6 हो जाता है। 6 का पुनः देते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है 2 और 3 हो जाता है। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पुड़ गया। अब इसका देखिए, इसको 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाते हैं तो 3 गुना 5 हो जाता है। चलिए आगे इसका लेते हैं तो 3 गुना 7 हो जाता है, 3 गुना 7 हो जाता है। अब इसके पास जो उभयनिष्ठ गुणांक है वो उभयनिष्ठ गुणांक कितना का है? 3 का है। तो हम कहेंगे कि 12, 15, और 21 का HCF जो है वो कौन है? HCF 3 है, HCF 3 है। अब आपको HCF तो निकल गया, अब आपको ज्ञात करना है LCM। और LCM का रूल है, LCM के लिए यहाँ लिखेंगे के लिए। LCM का रूल क्या है कि दिए गए संख्याओं का जो गुणनखंड होंगे, दिए गए संख्याओं का जो गुणनखंड होंगे उसमें जितने भी आवाज गुणनखंड की संख्या है, अंक हैं, उन सभी अंक को उसमें उपस्थित होना है। किसमें? LCM में। तो LCM के लिए जैसे लिखें तो यहाँ पर मैंने 26 को क्या लिख रहे हैं 2 दी पावर 1 और 3 दी पावर
2 दी पावर 2 और 3 दी पावर 1, और क्या है मेरे पास 15 को क्या लिखेंगे 3 दी पावर 1 और मल्टीपल 5 दी पावर 1, और 21 का क्या है तो 21 का है 3 दी पावर 1 इंटू 7 दी पावर 1। अब हमने क्या बोला, एलसीएम का रूल में यह बताता है, एलसीएम के रूल में बताता है कि दी गई संख्याओं में जो जो संख्या है वो सारा संख्या को उपस्थित कराइए। तो इन दी गई संख्याओं में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो कौन कौन हो गया, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। यहाँ तक हो गया। अब आपको सभी का अधिकतम सबसे ज़्यादा संख्या जिसका जिसका सबसे बड़ा पावर होगा वो लिखिए। तो बड़ा पावर क्या है, 2 का बड़ा पावर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है, 1। 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 ही है। 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 7 ही है। अब इसको गुना करते हैं, आपके पास क्या हो गया 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब देखिए क्या हो गया कि 4 5 20 आसान हो गया, गुना 7 या 21। अब आपको गुना करना है कि 20 गुना 21 करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है 420। देखिए थोड़ा सा करके क्या आता है, आप रफ में कीजिएगा कि 21 सीधा कीजिए ना, 21 दूना 42 और 0 है तो 0। तो इसका मतलब कि एलसीएम का मान आपके पास 420 आया और एचसीएफ का जो मान आया वो आपके पास 3 आया। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपको और 2 प्रश्न को बनाना होगा, आप इसी प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए आप एक बार अच्छे से उतारिए, फिर हम आपको इसको आगे बताते हैं। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न की ओर। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो आपको इन्हीं संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कह रहा एचसीएफ जो है वो हमारे पास 306 और 657 ऐसा ही है। 657 का जो एचसीएफ है वो मेरे पास कितना है, दिया गया है 9। तो आपको बताना है कि एलसीएम जो है 306 और 657 बराबर क्या होगा। इसका मतलब है कि ए का मान मेरे पास 306 है, बी का जो मान है वो 657 है और एचसीएफ जो है वो मेरे पास 9 है। तो हम क्या जानते हैं कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम। हमको निकालना है एलसीएम, ए का मान दिया हुआ है 306 गुना 657 बराबर इसका वैल्यू कितना दिया है 9 गुना एलसीएम। अब आप क्या कर सकते हैं 306 गुना 657 अब बटे ये गुना में है, इधर गया तो भाग में, आपके पास एलसीएम हो गया। अब इसको आप देखिए भाग लगा के 6 3 अर्थात भाग लग रहा है, इससे भाग दीजिए। 9 तिया 27, 9 अतिया 27। अब देखिए इधर क्या हुआ 9 चौके 36, 9 चौके 36। इसका मतलब है आपके पास एलसीएम का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 34 गुना 657। एलसीएम का जो वैल्यू हो जाएगा आप जल्दी से इधर गुना कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे 657 मल्टीपल 34। आप जैसे ही करते हैं तो 7 चौके 28, 2 हो जाता है और 4 5 20 और 2 22 हो जाता है, 2 रह जाता है और 6 चौके 24 और 2 26 हो जाता है। अब आप एक घर बीट करते हैं, 7 तिया 21, 2 रह जाता है और 5 तिया 15 और 2 17 हो जाता है, बाकी बचल 1 होता है और ये कितना हो गया 6 तिया 18, 18 1 19 हो जाता है। इसका मतलब जोड़िए 8 हो गया, 3 हो गया और ये कितना हो गया 6 6 12 1 13 हो गया, बाकी बचल 1 था तो इसको दे दिए, कितना हो गया 3 हो गया, 9 3 12 हो जाएगा और ये क्या हो गया 1 अर्थात 22 338 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 338। चलिए ये इस प्रकार से आपके बीच में जो आंसर है
थोड़ा देख लेना सही से, ठीक है। अब आपके पास HCF और LCM के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मेरे पास अगर HCF दिया गया है तो LCM ज्ञात कर पाएंगे, अगर LCM दिया गया है तो आप HCF ज्ञात कर पाएंगे। कहा गया है कि 4 चीज़ दिए गए हैं, 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ हमें उपस्थित हो तो चौथा अपने आप निकल जाएगा सूत्र के माध्यम से। तो इस प्रकार से मैं चौथा भी प्रश्न को हम लोग क्या कर चुके हैं, सरल कर चुके हैं। चलिए एक बार इसको अच्छे से देखिए और उसके बाद हम लोग 5वां नंबर प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग को दिया है 5वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अगर कहा जा रहा है सवाल में कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n है, 6 पे पावर n है और यह संख्या कह रहा है किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। क्या ये संभव है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो हम लोग को मान करके ही चलने में अच्छा लगता है। देखिए क्या कर लेंगे, अगर हम कहें कि ये संख्याओं के अनुसार में बता रहा है कि ये कह रहा है 0 पर समाप्त होगी, तो 0 पे समाप्त होने के लिए एक बात देखिए, थोड़ा सा 5वां नंबर, 5वां है ना, 5वां देखिए, 5वां नंबर में हम लोग देखिए क्या कह रहा है कि 0 पे समाप्त होने के लिए हम लोग के पावर यहाँ कह रहा है 6 दी पावर n है और ये मान लें कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, माना कि n जो है एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। चलिए, और प्राकृतिक संख्या है और जहाँ हम लोग 6 दी पावर n बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू इसके पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको कह रहा है 0 पे समाप्त होगी। हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या, कहेंगे यदि 6 दी पावर n हो तो इसका गुणनखंड में 5 शामिल होना चाहिए, शामिल होनी चाहिए तभी तो, अर्थात 5 अगर किसी का अगर इकाई अंक में 0 आ जाए तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो सकती है। और हमारे पास दी गई संख्याओं में कहीं भी 6 दी पावर n पर इसका जो खंड रूप आ रहा है ये आ रहा है और इसमें दी गई संख्याओं में कहीं पर 5 नहीं है, कहीं पर 5 नहीं है। अर्थात कहीं पर जब नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इन संख्याओं में जब 5 का गुणनखंड होगा ही नहीं तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दी गई संख्या ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये हमको बताना था। कहने का मतलब किसी भी संख्या का जो समाप्त 0 पर होता है, जैसे मैंने 20, 40, 60 कुछ भी लिखे, अगर उसका जो 0 पे समाप्त हो रही है तो आप उसको जब खंडन कीजिएगा तो उसके खंडन में कहीं ना कहीं क्या होता है, 5 आ जाता है। और हमारे दिए गए संख्याओं में यहाँ पर क्या बता रहा है, 5 है ही नहीं, अर्थात 5 नहीं है तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं पर 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इनका गुणनखंड जो है, गुणनखंड में कहीं भी 5 का गुणांक नहीं है। चलिए, ये था छोटा सा 5 नंबर। मिलते हैं हम लोग 6ठा प्रश्न पर। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि क्या दिया गया। देखिए सवाल हम लोग को दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीपल 11 और मल्टीपल 13 और प्लस 13 ये किसी एक संख्याओं का गुणनखंड है। और दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल क्या है 4 मल्टीपल 3
मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5। अब आपको ये दो को किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए ए का गुणांक है और ये बी का गुणांक है, ये दी गई संख्याओं में ये किसी भी संख्याओं का क्या है, फैक्टर रूप में दिया गया है और यहाँ लास्ट में एड रूप है। चलिए अब सोचिए थोड़ा सा कि ये हमसे कह रहा है कि भाज्य संख्या है क्या। तो भाज्य संख्या है क्या, इसको हम लोग समझने के लिए कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या भाज्य कब होता है। भाज्य वह तभी होता है कि दी गई संख्या यदि स्वयं अपने से और वह किसी अन्य संख्याओं से विभक्त हो, स्वयं अपने से और एक को छोड़ करके और किसी संख्या से भाग लगे, वह भाज्य है। अर्थात इसका जो गुणांक हो, उनका जो फैक्टर हो 3 से अधिक हो। 3 से अधिक कहने का मतलब एक खुद और एक और इसका और कोई हो। 3 से अधिक अगर हो जाए तो वह आपका भाज्य होगा। और अभाज्य में क्या है, उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक खुद और एक। तो हमारे पास दी गई संख्या है और इन्हें हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले कहने का मतलब है इन संख्याओं का देखिए, a = 7 × 11 × 13 प्लस 13 है। इन संख्याओं में क्या क्या चीज है या क्या क्या हो सकता है। अगर हम कह दें कि 13 से भी यह भाग लगता है, तो देखिए, तो 13 अगर कॉमन ले लें, 7 × 11 और गुना 1 जोड़ 1 हो सकता है। देखिए तो कहोगे यस सर। इसका मतलब है कि यह संख्या को यदि गुना करके इतना गुना इतना गुना इतना और इतना को जोड़ दिया जाए और 13 से भाग दे दिया जाए तो वह 13 से विभक्त हो जाएगा। तो 13 भी 1 हो गया और जितना जोड़ के संख्या आएगा, गुना करके आएगा, उससे भी भाग इसमें दे दिया जाए तो 2 फैक्टर हो गया और एक से भाग दे दिया जाए तो 3 फैक्टर हो गया। अर्थात यह संख्या जो दी गई है यह अभाज्य नहीं हुआ। क्यों? कि इसका उभयनिष्ठ गुणांक तो 3 फैक्टर के रूप में आया, तो वह इसका 3 फैक्टर है। अर्थात यह संख्या दिया गया मेरा भाज्य है। अब इन संख्याओं को देखिए, इन संख्याओं के लिए बी में देखिए 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 है। तो ये भी संख्याओं में तो देखिए ये डबल बार है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका फैक्टर लेने पर 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 1 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका भी वही रूप होगा, 1 से भाग लगेगा, खुद अपने से भाग लगेगा और इसमें 5 से भी भाग लगेगा। अर्थात 5 से भी लगेगा, इसमें 3 फैक्टर है, इसमें भी 3 फैक्टर है और 3 फैक्टरों से भी जिसका हो रहा है तो वह आपका अभाज्य नहीं है। अर्थात यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा था कि भाज्य संख्या है क्यों, तो हमने आपको बताया कि भाज्य संख्या है क्यों, क्योंकि भाज्य संख्याओं में क्या होता है, 2 से अधिक 3 से अधिक फैक्टर हो, 2 से सीधा अधिक फैक्टर हो तो वह 2 से अधिक फैक्टर 3 है कि नहीं, 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं, 3। इसलिए इनका जो है क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। चलिए प्यारे बच्चों, ये हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को सरल कर लिए, ठीक है। इसी तरह उभयनिष्ठ को लिख करके हमको ये सारा बात को लिखना होगा। चलिए बच्चों, हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए, अब हम लोग का यह प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, जिसमें कह रहा है कि हम लोग के पास प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर कोई खेल का मैदान है और वह वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। कोई खेल का मैदान है और यह खेल का जो मैदान है प्यारे बच्चों, ये कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है, ये वृत्ताकार है। ध्यान देना है, ये खेल का जो मैदान है वो एक वृत्ताकार है। चलिए, इस वृत्ताकार खेल के मैदान के पथ, इस वृत्ताकार के चारों तरफ क्या लगाना चाहता है, चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक लड़की है और ये क्या कर रही है, इस पे दौड़ना चाहती है
और जब ये लड़की दौड़ती है, इसका नाम सोनिया है। क्या नाम है? सोनिया। चलिए, ये सोनिया है और ये लड़की जब दौड़ती है, एक चक्कर लगाती है, कह रहा है कि चक्कर 18 मिनट में लगता है। ये जब चक्कर लगाती है 18 मिनट में ये चक्कर लगा देती है, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि का 12 मिनट लग जाता है। अब देखिए, एक कोई लड़का है और जब ये लड़का जब आपके पास ये लड़का जब दौड़ रहा होता है, चलिए, ये जब दौड़ रहा होता है तो इसको 12 मिनट लग जाता है। कितना मिनट लग जाता है? 12 मिनट लग जाता है। ये लड़का को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। इसका नाम है रवि। क्या नाम है? रवि। चलिए, अब देखिए, अगर इस तरह का कोई संख्या और सवाल आ जाए और धावक वाले पथ वाला सवाल आ जाए तो आपको एकदम सरपट आपको जानना है कि वो एलसीएम ज्ञात करना, क्योंकि वह ये जो है इन दोनों का कह रहा है कि वह न्यूनतम बिंदु क्या है। देखिए यहाँ लिखा है, वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है तो एक ही दिशा में चलता है तो कितने समय के बाद यह पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ किया है, इसी जगह से रवि भी और इसी जगह से ये भी, तो कितने समय के बाद ये दोनों जो है अपनी प्रारंभिक, जहाँ से ये दौड़ना प्रारंभ किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस तरह का हमें सवाल दें तो हमको जल्द से जल्द क्या करना है? 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेना है। एलसीएम ज्ञात कर लेना है। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपने प्रश्नावली को 1.2 को भी बारीकी से आपने देखें, आपका प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर हम सॉल्यूशन लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो आपको मैं प्रत्येक दिन के तरह यह बात बताना चाहूँगा कि आप उन छात्र छात्राओं तक मेरा वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें जो कि पढ़ रहे हैं और 2025 के एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, वो ज़रूर हमारे इस वीडियो को देखें और आपका प्रत्येक प्रश्नावली बारीकी से और अच्छे ढंग से एक एक करके सारे प्रश्न के कॉन्सेप्ट को मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जो बच्चे इससे पहले वाले सब वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया होगा, इन लिंक के सहायता से आप वहाँ उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो अब समय होता है आप लोगों का ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होने के बाद प्रश्नावली 1.3 को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ।